नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। झारखंड में मिली हार से महाराष्ट्र की जीत को बीजेपी ने जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि खबरदार, अब यदि किसी ने चुनाव आयोग पर या फिर ईवीएम पर सवाल खड़े किए तो। और सीईसी राजीव कुमार के लिए भी बड़े मौके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शेरो शायरी पढ़ने के। लेकिन इसके इतर जो ग्राउंड पर चुनाव लड़ते हैं वो अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं कि बीजेपी की इस जीत के पीछे वाकई जनता है या फिर तिकड़मबाजी है। क्या यह संभव है कि जिस 5 साल तक महाराष्ट्र की जनता को बीजेपी ने फुटबॉल बनाए रखा, पार्टी तोड़ने में 5 साल यह बीजेपी व्यस्त रही, उस पार्टी को जनता प्रचंड जनादेश दे देगी? क्या यह संभव है कि जिस बीजेपी को, जिस मोदी जी को लोकसभा चुनाव में 4-5 महीने पहले वहां की जनता ने शिकस्त दे दी, वही जनता 4 महीने बाद मोदी जी की दीवानी हो जाएगी? ये एक सवाल है। अब इस संबंध में कांग्रेस ने कई फैक्ट्स रखे हैं। उन्होंने कहा है झारखंड जीत लेने से चुनाव आयोग और ईवीएम का मुद्दा खत्म नहीं हो जाएगा। महाराष्ट्र में जो खेल हुआ है उसे उन्होंने बताने की कोशिश की है। हम आपके सामने उनके स्टेटमेंट्स को रखते हैं, आप खुद गौर से सुनिए, समझिए। क्या यह महाराष्ट्र की जीत बीजेपी के लिए आसान जीत थी जो इतना प्रचंड जनादेश मिला है? क्या कोई खेल आपको नजर नहीं आ रहा? कौन सा नेक्सस है जो काम कर रहा है? कौन सा तंत्र था जिसने वोट टर्नआउट जो है वो सब कुछ बढ़ाया, या फिर और भी अन्य फैक्टर पर बीजेपी ने काम करके कांग्रेस या फिर महाविकास आघाड़ी से वो जीत छीन ली? तो इसके लिए जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए, हम आपको पवन खेड़ा का स्टेटमेंट सुनाते हैं। यहां हम पवन खेड़ा के स्टेटमेंट को प्ले कर रहे हैं, सुनिएगा। महाराष्ट्र में जो पैटर्न पिछले कुछ सालों से हमें देखने को मिल रहा है, वो पैटर्न फिर से वहां भी दोहराया गया। आपको मैं एक आंकड़ा देता हूं, चौंकाने वाला आंकड़ा है। जिस महाराष्ट्र में लोकसभा इलेक्शन, जो कि मोदी जी के नाम पर लड़ा जाने वाला इलेक्शन था, उस महाराष्ट्र ने बीजेपी को हराया था। वो इलेक्शन मतलब मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहता था वो राज्य। वही राज्य उसी बीजेपी को 4 महीने 5 महीने के भीतर 148 सीटों में से 132 सीटें दे देता है। ये स्ट्राइक रेट आपको कुछ समझ में आ रहा है? कैसी स्ट्राइक रेट है? या तो यह मान लिया जाए कि महाराष्ट्र मोदी जी के खिलाफ है, माइनस मोदी जी बीजेपी के साथ है। क्या ये मानेंगे? हरियाणा में भी यही पैटर्न था। जिस हरियाणा ने लोकसभा में मोदी जी को हराया, वो हरियाणा बीजेपी में विधानसभा में जिता देता है बीजेपी को। तो क्या मोदी जी के खिलाफ एक माहौल था इन राज्यों में, या बनता जा रहा है हर राज्य में? यह बात आपको कहीं टीवी पे चर्चाओं में नहीं सुनाई देगी, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि 4 महीने पहले मोदी जी के नाम वाला इलेक्शन बीजेपी हारती है, 4 महीने बाद मोदी जी का इलेक्शन नहीं है, राज्य सरकार का इलेक्शन है, बीजेपी की स्ट्राइक रेट 148 में से 132। यह स्ट्राइक रेट संभव है क्या? अगर यह स्ट्राइक रेट संभव है तो क्या मोदी जी के लिए चिंता का विषय नहीं है कि उनके नाम के चुनाव अब वो हारनी शुरू हो गई पार्टी उनकी? ये सोचने की बात है। खैर, ये उनके लिए है चिंता का विषय। हमारी चिंता का विषय है लोकतंत्र, हमारी चिंता का विषय है चुनावी पारदर्शिता, हमारी चिंता का विषय है कि क्या इतने साल इस तरह से पिछले दरवाजे से सरकार बनाई, सरकार बनाने के बाद एंटी इनकम्बेंसी का रिवर्स हो सकता है क्या बीजेपी के लिए? 148 में से 132 सीटें ले जा सकती है क्या बीजेपी? तो लोकसभा में क्या हो गया था? हमने लगातार शिकायतें करी। बीजेपी की एक महिला नेत्री के घर से चुनाव आयोग की वेबसाइट में घुसकर नाम काटे जाने की शिकायत जयराम रमेश जी ने की थी, महाअघाड़ी के सारे नेताओं ने की थी। जवाब नहीं मिला चुनाव आयोग से। इस तरह से क्या हमारा चुनाव, आप लोग कह सकते हैं और कह भी रहे हैं,
सोशल मीडिया पर भी कह रहे हैं, मीडिया पर भी कह रहे हैं, अरे साहब झारखंड जीत गए तब तो नहीं बोलते कि चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ है। साहब झारखंड, जम्मू कश्मीर बाई इलेक्शंस, जो असेंबलीज जिनके मैंने नाम लिए, उनको जिताकर वहां लेवल प्लेइंग फील्ड देकर हमें जीतने दिया जाए, ये इस उम्मीद के साथ कि उसके बाद हमारा मुंह महाराष्ट्र में बंद हो जाएगा, माफ कीजिएगा, मुंह बंद नहीं होगा। तो आपने सुना कि किस तरीके से यहां पवन खेरा ने बीजेपी के खेल को समझाने की कोशिश की है। अभी तो आपने बस इस टेक्निकल पहलू को देखा है, थोड़ा सा हम और उनके स्टेटमेंट को सुनाएंगे और फिर आप तय कीजिएगा कि महाराष्ट्र में क्या अडानी को सेफ करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी कि धारावी का इतना बड़ा प्रोजेक्ट अगर बीजेपी नहीं आई तो अडानी को मिलना नहीं है, और अडानी पर इतना बड़ा आरोप लगा जहां अमेरिका की कोर्ट ने उनको प्रोसिक्यूट करना शुरू कर दिया कि वो 2000 करोड़ से अधिक रुपए भारतीय अधिकारियों को घूस खिलाकर यूएस के इन्वेस्टर को आकर्षित कर उनसे पैसा मांग रहे थे या फिर पैसा लिया, जो कि एक ब्राइबरी क्राइम है। क्या उस अडानी को बचाने के लिए महाराष्ट्र में उनको सब कुछ सौंपने के लिए ऐसी तैयारी हुई, या फिर खेल और भी बहुत बड़ा है? बीजेपी शायद विपक्ष को चिढ़ाती है कि हल्के फुल्के मैच तुम जीतो और जहां कहोगे कि तुम मजबूत हो वहां तुम्हारी हार तो हम लिख देंगे, और उसके लिए स्क्रिप्ट तय कर दी जाती है। यहां जरा समझना पड़ेगा कि महाराष्ट्र चुनाव में आगे का खेल क्या है। जरा सा एक बार और आगे आते हैं, पवन खेरा को थोड़ा और सुनना जरूरी है। लीजिए, ये सुनिए आप। इस पे सवाल हम जीते या हारें, चुनावी प्रक्रिया पे हम सवाल उठाते रहेंगे। जिस देश में बच्चों के एग्जाम के पेपर लीक हो जाते हैं, वहां हम क्या आंख बंद करके मशीनों पर, आंख बंद करके चुनाव आयोग पर, आंख बंद करके चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा कर सकते हैं? आप बताइए, एक पेपर एक राज्य में हमें बता दीजिए पिछले 10 साल में जो लीक नहीं हुआ हो। इसलिए जब हम बार बार चुनावी प्रक्रिया की बातें करते हैं, चुनाव ईवीएम्स की पारदर्शिता की बात करते हैं, 99% बैटरीज की बात करते हैं, तो चुनावी प्रक्रिया को और पारदर्शी और लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए बात करते हैं। आप झारखंड का नतीजा दिखा दिखाकर हमारा मुंह नहीं बंद कर सकते। हम नहीं चुप होंगे, हम बोलेंगे, और चुनाव आयोग से हम बार बार बोलेंगे। आज तक शेरो शायरी के अलावा हमें कुछ सब्सटैंटिव जवाब नहीं मिलता, जो हमने ऐसे मुद्दे उठाए हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको उदाहरण दिया पुणे वाला, लिस्ट दी गई कॉन्स्टिट्यूएंसीज की कि यहां यहां रेड और ग्रीन मार्किंग हो रही है। बीजेपी के नेता रेड मार्किंग मतलब इन नामों को हटा दिया जाए वोटर्स लिस्ट से, हमने लिस्ट दी, उसका जवाब नहीं आया। 99% बैटरीज के बारे में आज तक जवाब नहीं दिया। शेरो शायरी जरूर आई, वो भी बड़ी वाहियात प्रकार की शेरो शायरी थी, उसमें भी कोई मनोरंजन नहीं था। तो इस तरह से अगर चुनाव होंगे और बड़ी शातिर तरीके से हमारा मुंह बंद कर दिया जाए, हम लगातार, हरियाणा में भी हमने ये आवाज उठाई कि हमने ही नहीं, सिविल सोसाइटी, एनजीओज ने उठाई कि ये वोट शेयर कैसे बढ़ गया, वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ गई, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 12 घंटे में बढ़ता चला जा रहा है। चुनाव खत्म होने के बाद ये कैसे हो रहा है? जवाब नहीं आता। आज से 5 साल पहले कभी आपके पास ये मुद्दा भी सामने आया था कि ये परसेंटेज कैसे बढ़ रहा है चुनाव खत्म होने के बाद? रोज हर चुनाव के बाद और काउंटिंग से पहले कहीं ना कहीं आपके ही चैनल्स पे, सोशल मीडिया हैंडल्स पे ये खबरें चलाई जाती हैं, दिखती हैं, वीडियोस दिखाई देते हैं कि बीजेपी के नेता की गाड़ी में ईवीएम मशीन मिली कल नागपुर में, कल रात को, परसों। कोई जवाब नहीं। क्या चुप्पी से चुनाव आयोग अपने आप को, रात की नींद कैसे आती होगी इन लोग? चुप रहना कोई उत्तर होता है क्या? इसलिए इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, इस देश की सबसे बड़ी पार्टी, इस देश में 54 साल 7 महीने शासन में रहने वाली पार्टी की हैसियत से
और प्रमुख विपक्षी दल की हैसियत से हम अपनी ये जिम्मेदारी समझते हैं कि इस तरह के सवाल जो कि भारतीय जनता पार्टी को बड़े परेशान करते हैं हम उठाएंगे। तो सुना आपने, बेसिकली पवन खेरा ने जितनी गंभीर बातें कही हैं उसे बस सोच के देखिएगा। जिस महाराष्ट्र में बीजेपी ने पार्टियों को तोड़ना शुरू कर दिया, उस टूटी हुई पार्टी जिसमें एकनाथ शिंदे को कितने लोग समझते थे या शरद पवार के बिना अजित पवार क्या थे, उन सबको जनता भर भर के वोट देगी। इन लोगों ने इतना अच्छा काम किया, पुरानी पार्टियों को तोड़कर दो टुकड़ों में बांटकर। क्या इन्हें इस प्रचंड वोट का अधिकार मिल रहा था? जनता जो 4 महीने पहले इन लोगों को सबक सिखा रही थी, अचानक से ऐसा क्या हुआ? बाकी टीवी चैनल वाले जस्टिफाई कर देंगे कि बीजेपी ने पोलराइजेशन कर दिया, ध्रुवीकरण के जरिए बीजेपी जीत गई, शिंदे की लड़की बहन योजना काम कर गई, या फिर जो भी इनके पास तथ्य होते हैं जस्टिफाई करने के लिए, उससे आपको समझा देंगे। लेकिन महाराष्ट्र में वोट टर्नआउट कैसे बढ़ता है, परसेंटेज कैसे बढ़ जाता है, या फिर अनेक फैक्टर्स जो वहां पर शिकायतों के तौर पर चुनाव आयोग तक पहुंचता है, उन सब पर क्या जवाब है? चुनाव आयोग खामोश हो जाता है। तो पवन खेड़ा ने कांग्रेस के बिहाफ पर स्टेटमेंट देकर टेक्निकलिटीज को समझाने की कोशिश की है कि इन मुद्दों पर हम चुप कैसे रहे। हमारी झारखंड की जीत महाराष्ट्र की हार को जस्टिफाई नहीं कर सकती। अब देखना होगा कि ऐसे मुद्दे पर यह जो तेज बहस छिड़ी है वो आगे भी बढ़ेगी या फिर इसे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। चुनाव में लोकतंत्र की खूबसूरती बनी रहे, कांग्रेस इसके लिए क्या करती है, नजर बनाए रखना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।